यूपी में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं बीजेपी के जयप्रकाश निषाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश निषाद को बधाई दी है। तो यूपी से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं बीजेपी के जयप्रकाश निषाद। नाम पहले ही ऐलान हो चुका था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश निषाद को बधाई दी। लगातार आपको बता रहे हैं, यूपी से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं बीजेपी के जयप्रकाश निषाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश निषाद को बधाई दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश निषाद को बधाई दी। यूपी से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं बीजेपी के जयप्रकाश निषाद। यूपी से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किए गए बीजेपी के जयप्रकाश निषाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश निषाद को बधाई दी है। तो राजनीतिक तौर पर भी जब जयप्रकाश निषाद का नाम सामने आया था, तभी ये कहा जा रहा था कि दल को प्रभावित करने के लिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये कार्ड खेला है। यूपी से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं बीजेपी के जयप्रकाश निषाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश निषाद को बधाई भी दी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का पार्थिव शरीर दोपहर 2:13 पर हापुड़ के ब्रजघाट पहुंचा। वहां तेज बरसात के बीच में अंत्योष्टि की सभी रस्में पूर्ण की गई हैं। हापुड़ जनपद का पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधि पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी ब्रजघाट में मौजूद रहे। दिवंगत मंत्री के बेटे अभिनव चौहान ने उन्हें मुखाग्नि दी है। वो पंचतत्व में विलीन हुए। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन रविवार को लगभग 4:30 बजे दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इसके साथ ही चेतन चौहान कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। 73 साल के चेतन चौहान की एक दिन पहले ही तबीयत खराब हुई थी। उनकी किडनी फेल हो गई थी, जिसके कारण उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था, यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। जुलाई महीने में ही चेतन चौहान की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और तभी से वो बीमार चल रहे थे। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अतिरिक्त सख्ती के साथ में लॉकडाउन को 6 से सितंबर तक बढ़ा दिया है। ये राज्य, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय और नगर निकाय क्षेत्रों में 6 सितंबर तक रहेगा। नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि पहले ये चर्चाएं थी कि सरकार लॉकडाउन खत्म करने वाली है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया था कि 30 जुलाई को दिए गए दिशा निर्देश को 6 सितंबर तक बढ़ाया गया है। व्यवसायिक और निजी संस्थान कुछ शर्तों के साथ में खुलेंगे। दुकान और मार्केट को खोलने की इजाजत है। धर्मस्थल, मॉल, पार्क, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद रहेंगे। रेल और हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। केंद्र राज्य सरकारों के दफ्तरों के साथ में निजी कार्यालय में 50% क्षमता के साथ में काम करेगा। तो क्या क्या खुला रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। राशन, फल, दूध, सब्जी, मीट, मछली की दुकानें और पीडीएस, होटल, लॉज, रेस्टोरेंट और ढाबा से सिर्फ होम डिलीवरी हो पाएगी। पशुपालन से जुड़ी सेवाएं भी जारी रहेंगी। खेती से जुड़ी दुकान खोलने की अनुमति है। ई कॉमर्स की सेवाएं जारी रहेंगी। निर्माण कार्य जारी रहेगा, उससे जुड़ी दुकानें खुलेंगी। न्यायालय से जुड़े कार्य पटना हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित किए जाएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने लगे हैं। जेडीयू और राजद के बीच में इन दिनों एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने की होड़ लगी है। राजद ने जेडीयू के मंत्री श्याम रजक को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जेडीयू ने राजद के 4 विधायकों को तोड़ लिया। सोमवार को राजद के 3 विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। राजद ने रविवार को महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी, फराज फातिमा को पार्टी से बाहर कर दिया था। फराज फातिमा भी जल्द जेडीयू में शामिल होंगे। तीनों विधायकों को मंत्री नीरज कुमार, शरण कुमार और विजेंद्र यादव की उपस्थिति में जेडीयू की सदस्यता दी गई है। बिलासपुर में युवक तेज बहाव के बीच में फंस गया था। उसने पेड़ के सहारे पूरी रात गुजारी। सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे मौके पर एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंचा। इसे देखने आसपास के लोग भी भारी संख्या में इकट्ठा हुए। जवान ने रस्सी के सहारे ऊपर खींचकर रेस्क्यू किया। युवक को रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये रेस्क्यू किया गया है। तेज बहाव में रात भर पेड़ के सहारे इस युवक ने रात गुजारी है। इंडियन एयरफोर्स के इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आसपास के तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे, लेकिन तेज बहाव में रात भर पेड़ के सहारे युवक फंसा रहा और सुबह सेना के हेलीकॉप्टर से उसका रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू के दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं और औद्योगिक इकाई भारत सरकार के विभिन्न सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी। तो रायपुर से खबर है, उद्योग की पहली इकाई की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सीएम की उपस्थिति में रक्षा श्रेणी के उद्योग की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। खबर रायपुर से, जहां केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वन मंत्रियों के साथ में उन्होंने चर्चा की। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के वन मंत्रियों के साथ में चर्चा करके समीक्षा की गई है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर प्रगति की जानकारी दी। तो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वन मंत्रियों के साथ में चर्चा करते हुए नजर आए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के वन मंत्रियों के साथ में चर्चा करके समीक्षा की गई। बजाग क्षेत्र के ग्राम पंचायत कौड़िया से नर्मदा टोल पीडब्ल्यूडी मार्ग इन दिनों यहां के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना है। आपको बता दें, आजादी के 7 दशक बाद भी जिम्मेदारों के द्वारा कौड़ियों से नर्मदा टोला पहुंचकर मार्ग को दुरुस्त नहीं करवाया गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों से रूबरू होना पड़ा। ग्रामीणों की माने तो 70 सालों में सरकारें बदली, जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन नहीं बदली तो नर्मदा टोला मार्ग की तस्वीर। ग्राम कौड़िया के रहने वाले हैं। हमारे समस्या यही है, और हमारे ग्राम में एक से एक कर्मचारी आए, एक से एक साहब आए, सबको हम रोजगार बताए, लेकिन को हाँ पर बोले, लेकिन हमारी तरफ कोई नहीं देखा। आज हमारे नर्मदा जाने में हमारे बाल बच्चा असमर्थ हैं, हमारे मियाँ बीवी सब असमर्थ हैं। कमर भर तो हमारे रोड में धंस रहा है। आज बाहर से आते हैं कर्मचारी, इस गांव में आकर के मंजा लेकर चले जाते हैं, अपना झोली भर के चले जाते हैं। इस गरीबों की तरफ कोई दिखाई नहीं। करनाल में दिखी सीएम मनोहर लाल की दरियादिली। घायल रिक्शा चालक की मुख्यमंत्री ने मदद की। महात्मा गांधी चौक पर गिर गया था रिक्शा चालक। सीएम मनोहर लाल ने घायल चालक को भिजवाया अस्पताल। रास्ते से गुजर रहा था सीएम मनोहर लाल का काफिला। करनाल से खबर है, जहां सीएम ने किया प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन। प्लाज्मा देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कोरोना के मरीजों को ठीक करने के लिए प्लाज्मा इकट्ठा किया जा रहा है। आपको बता दें, शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। बस स्टैंड का नाम भी शहीद मदन लाल ढींगरा के नाम पर रखा गया। करनाल मेरठ रोड का शिलान्यास किया गया। 14.5 किलोमीटर का बनेगा 4 लेन हाईवे। एससीटी की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव अध्ययन कर रहे हैं। उनकी अनुशंसा के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने कभी व्यवस्थाओं को बदला नहीं है, वो यथा स्थितिवादी बनी रहे, सीएम ने कहा। खबर करनाल से है, जहां सीएम ने किया प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन। प्लाज्मा देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कोरोना के मरीजों को ठीक करने के लिए प्लाज्मा इकट्ठा किया जा रहा है। शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा का उद्घाटन। बस स्टैंड का नाम भी शहीद मदन लाल ढींगरा के नाम पर रखा गया। करनाल मेरठ रोड का शिलान्यास किया गया। 14.5 किलोमीटर का बनेगा 4 लेन हाईवे। एससीटी की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव अध्ययन कर रहे हैं। उनकी अनुशंसा के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने कभी व्यवस्थाओं को बदला नहीं है, यथा स्थिति बनी रहे।
चूँकि ये प्रतिमा पहले दूसरे स्थान पर लगी हुई थी, तो ये विचार किया गया कि वो एक छोटा स्थान है और वहाँ पर उस छोटे स्थान पर इस प्रतिमा का जितना एक प्रेरणा लोगों को मिलनी चाहिए उसमें कुछ कमी है, तो उस पार्क से इस प्रतिमा को उठा करके भी यहाँ लगाया गया है। लेकिन ये छोटी प्रतिमा, इसका उपयोग कहीं और करेंगे। अगले 1 साल के अंदर यहाँ एक बड़ी प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी। उसके लिए आज यहाँ के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के चौथे प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। इससे पहले 3 पंचकुला, रोहतक और फरीदाबाद, ऐसे 3 प्लाज्मा बैंक खुल चुके हैं। ये चौथा आज प्लाज्मा बैंक है। मुझे नाज है उन सेनानियों पर एक प्रकार से जो प्लाज्मा को जीत चुके हैं, इसको कोरोना को जीत चुके हैं, कोरोना को जो विजेता हैं, उनसे अपील की गई है, मैंने भी की है कि लगभग इस समय 30,000 से लोग ऐसे हैं जो हरियाणा में रिकवर हो चुके हैं। उनसे अपील की है कि जो स्वस्थ लोग हैं, 10 वर्षीय आयु से ऊपर और 60 साल से नीचे, ऐसे लोग रिकवर होने के बाद और अपनी मेडिकल जांच कराने के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को मंगलवार को सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर बैठक होगी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का हिस्सा होंगे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को बातचीत करने के लिए कहा था। इसी में केंद्र सरकार को मध्यस्थता करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। तो सीएम मनोहर लाल और कैप्टन अमरिंदर के बीच में बातचीत। संदीप शर्मा हमारे साथ में सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? जी, कल जो है, कल विशेष इस SYL मुद्दे के ऊपर जो भी है बैठक होनी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन दोनों के बीच में बैठक होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे उनके आदेश दिए हैं कि इस बैठक को जो है, इस मामले को दोनों सरकारें बैठकर सुलझा लें। अदरवाइज ये जो मामला है ये बहुत लंबा जा सकता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं रहेगी। तो उनको आदेश ये हुए हैं कि इस बैठक को जो सुलझाकर इसके ऊपर चलिए संदीप, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। अमेठी में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर उद्योगपति राजेश मसाला ने अपने कार्यालय पर झंडारोहण किया। समाजसेवी राजेश मसाला ने झंडारोहण करके फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ में स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।